मेरा नाम मदन गोपाल। आज हम आपके सामने अपवर्तनांक के बारे में कुछ बात करते हैं। अब अपवर्तनांक बताने से पहले मैं थोड़ा सा विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में बताता हूँ। अब विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम वह होता है जिसमें उसके कारण पार्टिकल, जिस पार्टिकल से माध्यम बना हुआ है दूर दूर हो। जैसे कि हम एक इस तरह से दो माध्यम की बात करें, ये है और एक ही है। इन दोनों में इसके जो कण हैं ये दूर दूर हैं और ये वाले के पास पास हैं, तो इसके सापेक्ष ये वाला क्या कह रहेगा भाई? ये सघन होगा, सघन माध्यम। ये क्या होगा? सघन। और ये वाला क्या होगा? विरल। अब बात करते हैं जैसे कि विरल माध्यम और सघन माध्यम की। जैसे अब इसके सापेक्ष है ये सघन। जैसे कि हम कहें कि मोहित होशियार है, तो मोहित होशियार है ऐसा तो हो नहीं सकता वह किसी से भी सबसे होशियार हो। संसार में एक ही है जो सबसे होशियार है, परंतु वह किससे होशियार है? मान लिया जाए मोहित अमन से होशियार है, तो किसी के सापेक्ष। ऐसे ही यहाँ पर जैसे कि यह माध्यम था और यह माध्यम था, तो यह माध्यम इसके सापेक्ष सघन है और यह वाला विरल है। जैसे हम बात करें वायु की बात कर लेते हैं, वायु हो और दूसरे वाला पानी हो, तो यहाँ पर हम देखें वायु पानी जो है क्या होगा? सघन होगा। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। तो ये वाला क्या होगा? सघन हो जाएगा और ये वाला क्या होगा भाई? विरल होगा। अब इसके बाद ये तो विरल की बात और सघन की बात थी। हम बात करें जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जैसे कि हम ये ले लेते हैं कांच है, अब कांच और ये वायु, तो कांच जो है इसके सापेक्ष भाई, कांच जो है सघन होगा वायु के सापेक्ष, सघन माध्यम है। और ये कैसा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। अब विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, जब कोई प्रकाश की किरण मान ले जाए यहाँ पर इसमें प्रवेश करती है, इसमें वायु से कांच में, तो यहाँ पर आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु से हमने अभिलंब बना दिया, तो यह सीधी ना जाके इधर को झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यह किरण क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि हम बात करें कि जब कोई प्रकाश की किरण मान ले जाए ये कांच है और भैया कांच से हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है मान लिया पानी में। पानी क्या है? यानी कांच पानी की अपेक्षा क्या है भाई? सघन है। और पानी क्या है? विरल है। तो भैया क्या होगा? मान ले जाए प्रकाश किरण इसमें से आई, ऐसे तिरछी आई और तिरछी आने पर यह प्रकाश किरण पर यहाँ आपतन बिंदु है, यहाँ पर क्या बन गया? अभिलंब बन गया। तो जब सघन माध्यम से विरल में आएगी तो इसकी जाना चाहिए था, इस रास्ते से जाना चाहिए था, परंतु यह अभिलंब से क्या चली जाती है? दूर हट जाती है। तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर। तो इसका मतलब ये हो गया जब विरल से सघन में जाएगी तब क्या होगा? आई का मान क्या हो जाए? आई। ये कौन है? आई वाला कौन? तो आपतन कोण आई का मान अपवर्तन कोण आर से क्या हो जाएगा भाई? ज्यादा होगा। आई का मान क्या होगा? आर से ज्यादा होगा। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब उल्टा हो जाएगा, आई का मान क्या हो जाएगा? आर से कम हो जाएगा। ये तो थी हमारी विरल माध्यम और सघन माध्यम की बात। अब हम बात करें अपवर्तनांक की कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक हमारा कैसे पता लगाएं? अपवर्तनांक से हमें क्या पता चलता है कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। मान लिया एक माध्यम, अलग अलग माध्यम, एक वायु है माध्यम और एक दूसरा माध्यम है, मान लिया कांच है दूसरा माध्यम, तो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या पता चलता है? दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात, जो यह बताता है कि प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तीव्र है, यानी किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तेज चल रहा है। हमें अपवर्तनांक से यह पता चलता है। अब हम देखते हैं यानी कि अपवर्तनांक का कैसे अपवर्तनांक को लिखा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर 2 और 1 लिख दूँ, तो इसका मतलब ये हो गया माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके? माध्यम 1 के सापेक्ष। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
यहाँ पर 1 लिख दें और यहाँ पर 2 लिख दें। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 1 and 2, तीनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ये भी क्या बोला जाएगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अब बात आती है, मैंने बताया दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। जैसे कि हम ले लें ANG, हम क्या ले लेते हैं ANG। ANG का मतलब क्या हो गया कि कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। अब कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए V1 यानी कि VA अपॉन VG, इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है 1 and 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 1 है तो V1 अपॉन V2। इसका मतलब ये हो गया कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा भाई, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब हम किसी से भी कैसे भी बनाएं, आराम से हमें पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर WNG, तो आपके सामने WNG आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमें किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, कांच का। किसके सापेक्ष करना है, वाटर के, पानी के सापेक्ष। यहाँ कांच भी लिख सकते हो, कांच, और यहाँ पर पानी लिख दें। तो कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, पानी के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी चाल ऊपर क्या लिखें, V पानी। इसका मतलब क्या हो गया भाई, पानी में प्रकाश की चाल, नीचे V कांच, ये सफिक्स होते हैं कांच। तो ये क्या हो गया, कांच में प्रकाश की चाल। अब हमारा ये सूत्र बन गया कि कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष। ये तो थे सापेक्ष। जब हम सापेक्ष किसे बोलते हैं, जब पहला माध्यम वायु के अलावा कुछ भी हो, भाई वायु के अलावा पहला माध्यम वायु नहीं होना चाहिए, तो उसमें पानी हो, कुछ भी हो, दूसरा माध्यम भी वायु के अलावा कुछ होता ही है मान लिया, तो सापेक्ष होता है। परंतु निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष के बारे में बात करें, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है जिसमें पहला माध्यम निर्वात या हवा, भाई पहला माध्यम क्या होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए, और दूसरा माध्यम कुछ भी हो। जैसे हम लिखें वायु और N पानी, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला माध्यम क्या है, वायु, और दूसरा माध्यम क्या है, पानी। तो ये क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम क्या लिख सकते हैं, V वायु अपॉन V पानी, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल अपॉन पानी में प्रकाश की चाल। अब वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, C से हम किससे डिनोट कर देते हैं, C से। C क्या होता है, प्रकाश की चाल, और बटे क्या हो गया भाई, V पानी। अब बात करें C का मान, तो नियत होता है, क्या होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, V पानी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। इन्हें क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसमें पहला माध्यम क्या है, वायु, और दूसरा माध्यम कोई भी हो सकता है। अब इसको हम जैसे ये दिखाया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ वायु, और यहाँ पर लिखे हम N और पानी लिख दें भाई। तो इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, N पानी, यानी कि इसका मतलब होगा खाली। खाली का मतलब किससे है भाई, दूसरा कौन हो जाएगा, N पानी, यानी कि यहाँ पे हमने मान लिया कांच ले लेते हैं, तो N पानी अपॉन N क्या हो जाएगा भाई, कांच हो जाएगा। N से बात करो अपवर्तनांक, यानी पानी का अपवर्तनांक जब आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, वायु के। N कांच, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N पानी, तो वायु के सापेक्ष है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V वायु
ऊपर वाला हमने दूसरे वाला क्या मान लिया v वायु, और v वायु क्या होता है c अपॉन क्या हो जाएगा v पानी, यानी कि पानी में प्रकाश की चाल। नीचे वाला c अपॉन v क्या हो जाएगा भाई कांच, यानी कांच हो गया। ये किसका आ गया, पानी के सापेक्ष हमने क्या लिखा था, पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच के अपवर्तनांक। तो इससे हमारा अगर इसे मैं काट दूं यहाँ से c से, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई v कांच अपॉन v पानी। अब देखिए आपका वही सूत्र बन गया कि नहीं। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कांच है हमारे पास, तो कांच और भाई n यहाँ पर क्या था पानी। अब देखो ऊपर कांच आ गया, नीचे पानी आ गया। इस तरह से हम इनके सूत्र बनाते हैं। हम इसको 1 और 2 माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, ये लिखा था 1 and 2, यहाँ पे v1 अपॉन v2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 and 2। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, n2 अपॉन n1। जब खाली है इसका मतलब दूसरा माध्यम और ये पहला माध्यम इसके सापेक्ष है। जब कुछ नहीं है इसके आगे तो ये किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष। ये वाला भी किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, c अपॉन v2। इसको क्या लिखा जाता है, c अपॉन v1। अब v1 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ c इंटू क्या बन जाएगा, v1 अपॉन c इंटू क्या बन जाएगा, v2। c से c कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हो गया 1n2 बराबर v1 अपॉन v2। ये हमारा अपवर्तनांक था। अब हम लेते हैं एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। यानी कि इसका मतलब वायु से कहां पर प्रवेश कर रहा है, एक कांच की प्लेट में प्रवेश कर रहा है, और उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है भाई, यानी कि कांच का अपवर्तनांक n लिख देता हूं मैं कांच। जब खाली n कांच है तो यानी कि इसका अपवर्तनांक 1.5 लिख दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है हमें v कांच। इसका मतलब क्या हो गया, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। चलो अब हम बनाते हैं यहाँ पर n कांच लिख लेते हैं। तो खाली है जब ये, इसका दूसरा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तब हम क्या मान लेते हैं, वायु। तो हम यहाँ पर लिख दें, ऊपर तो c और नीचे क्या आ जाएगा भाई v कांच। चलिए हमें यही ज्ञात करना था। अब n कांच कितना दिया हुआ है, 1.5, और भैया c का मान हमें पता ही है क्या होता है, 3 × 10⁸। और v कांच हमें फाइंड ही करना है, ज्ञात करना है v कांच। तो v कांच का मान निकालें तो ये इधर चले जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा v कांच बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3 × 10⁸, और बटे में क्या आ जाएगा 1.5। अब 1.5 से काटें तो क्या आएगा, देखिए डेसिमल हटा दें 0 लग जाएगी, और 15 दूनी 30, यानी कि 2 × 10⁸ हो जाएगा। इसका मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितनी आई, 2 × 10⁸, और वायु में कितनी थी, 3 × 10⁸। बिल्कुल सीधी सी बात है। जब प्रकाश कहाँ पर प्रवेश करेगा भाई, वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पर तो तेज गति से आ रहा था, परंतु वहां तो सघन माध्यम हो गया। जब सघन माध्यम में गया, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम बाहर से आए और कमरे में आए, हम जैसे कि मैदान में दौड़ रहे हैं, तो मैदान में दौड़ रहे हैं जब, तो हमारी गति तेज है। जब सघन माध्यम कमरे में कुछ सामान रखा है इधर उधर, तो हमारी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, सघन माध्यम में जब जाते हैं तो उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वही हमारा आंसर आया, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम बहुत घने जंगल है, घने जंगल में भाग रहे हैं, या हम घने जंगल से खुले मैदान में चले जाए, तो कहाँ पर गति होगी तेज हमारी, खुले मैदान में। वही प्रकाश की बात थी। तो हमारा अपवर्तनांक ये हो गया, और इस तरह से एक न्यूमेरिकल भी हो गया। आगे के न्यूमेरिकल आगे लेक्चर में कराएंगे।